इतिहास में हुए कुछ ऐसे मिस्टीरियस इवेंट्स जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, अक्टूबर 1984 को जर्मनी का एक इंजीनियर गुंथर स्टोल अपनी वाइफ के साथ घर पर था। अचानक वो बिल्कुल अलग बिहेव करने लगा। उसने बोला, मुझे मिल गया, जैसे किसी पजल का जवाब उसके दिमाग में आ गया हो। तुरंत उसने एक कागज पर योक्टर्स लिखा, फिर थोड़ी देर बाद उसे कट कर दिया, जैसे उसे लगा हो कि ये गलत है। उस रात स्टोल घर से निकल गया। पहले वो एक लोकल पब गया और वहाँ भी स्ट्रेंज बिहेव किया। फिर अचानक गिर पड़ा। लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से भाग रहा हो। कुछ घंटे बाद सुबह के टाइम एक हाईवे पर उसकी कार एक्सीडेंट हुई मिली। हैरान करने वाली बात ये थी कि कार के अंदर स्टोल बिना कपड़ों के था, साथ ही उसे काफी चोट भी लगी थी। फॉरेंसिक टेस्ट हुए तो एक और शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई। पता चला कि वो एक्सीडेंट से पहले ही सीरियसली इंजर्ड था, मतलब क्रैश इंजरीज का रीजन नहीं था। हॉस्पिटल ले जाते वक्त स्टोल ने बस इतना कहा कि उसके साथ 4 लोग थे जो उसे छोड़कर भाग गए। उसके बाद वो मर गया। पुलिस ने सर्च की, लेकिन कोई आई विटनेस, कोई सस्पेक्ट, कोई क्लियर थ्योरी नहीं मिली। अब सबकी नजर उस योक्टर्स पर गई। इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि ये कोई कोड था या किसी केमिकल फॉर्मूला का शॉर्ट फॉर्म। कुछ लोग कहते हैं कि ये नंबर प्लेट या कोऑर्डिनेट हो सकता है। सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि स्टोल को जो इंजरीज थी वो किसी और जगह पर हुई थी, न कि एक्सीडेंट साइट पर। आज तक योक्टर्स का मतलब क्लियर नहीं हुआ, न ही ये पता चला कि वो 4 लोग कौन थे, और ये भी कंफर्म नहीं हो पाया कि ये मर्डर था, एक्सीडेंट या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंसिडेंट। नंबर 2, 2006 में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने अपने ड्रीम्स में एक ही चेहरा देखा है। ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर भी जब उनसे ड्रीम का स्केच बनवाया गया तो सेम आदमी का फेस रिपीट हो रहा था, जिसकी घनी आईब्रो, सिंपल हेयर स्टाइल और बिल्कुल ऑर्डिनरी लुक था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही इंसान सबके सब कॉन्शियस में एंटर हो रहा हो। ये सब कुछ इटली के एक साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक से स्टार्ट हुआ। जब एक फीमेल पेशेंट ने अपने ड्रीम में इस आदमी को देखा, डॉक्टर ने उसका स्केच बनवाया और क्लिनिक में रख दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि बाद में आने वाले कुछ और पेशेंट्स ने भी कहा कि इस आदमी को हमने भी अपने सपने में देखा है। इसके बाद दिस मैन नाम की एक वेबसाइट बनी, जहां दुनिया भर से लोगों ने अपने ड्रीम एक्सपीरियंसेस भेजना शुरू किया। ब्राजील, जापान, यूएसए, रशिया, हर जगह से सेम फेस के ड्रीम्स की स्टोरीज आने लगी। कभी ये आदमी गाइड बनकर आता, कभी सिर्फ चुपचाप खड़ा होता, लेकिन कॉमन बात ये थी कि उसका चेहरा याद रह जाता था। साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस फेस रिकॉग्निशन पैटर्न या सजेशन इफेक्ट हो सकता है। जब एक इमेज सर्कुलेट हो जाती है तो दिमाग उसे ड्रीम्स में रिपीट कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने ये फेस वेबसाइट बनने से पहले ही देखा था, और किसी ने भी रियल लाइफ में इस आदमी को पहचाना नहीं। आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि ये आदमी रियल है या फेक। नंबर 3, मार्च 1984 में जापान की एक फेमस कैंडी कंपनी ग्लिको के प्रेसिडेंट कैत्सुहिसा इजाकी को अचानक किडनैप कर लिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो उस जगह से खुद ही भाग निकले। पर अजीब बात ये थी कि यहीं से एक और ज्यादा खौफनाक कहानी शुरू हो गई। किडनैपिंग के बाद पुलिस और मीडिया को एक लेटर मिला। लेटर पर लिखा था, द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस। ये नाम एक पॉपुलर जापानीज नॉवेल से लिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गैंग सिस्टम को चैलेंज कर रहा हो। गैंग ने ग्लिको से करोड़ों की फिरौती मांगी। जब पुलिस ने पैसे देने का प्लान बनाया, गैंग ने लेटर्स भेज भेज कर पुलिस का मजाक उड़ा दिया। हर लेटर में पुलिस की मूव्स का डिटेल होता था, जैसे वो उन्हें दूर से देख रहे हों। फिर गैंग ने एक और खौफनाक स्टेप लिया। उन्होंने शॉप्स में पॉइजन मिक्स्ड कैंडीज रख दी। पैकेट्स पर क्लियरली लिखा होता, पॉइजन इनसाइड। हैरान करने वाली बात
बात यह है कि उन्होंने ये वार्निंग इसलिए दी ताकि कोई मरे नहीं, सिर्फ पूरा देश डर के साथ जीने लगे। इसके बाद जापान में पैनिक फैल गया। कैंडी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स मार्केट से हटा लिए। पेरेंट्स बच्चों को स्वीट देने से डरने लगे। इसके बाद पुलिस ने मैसिव इन्वेस्टिगेशन चलाई। एक सस्पेक्ट दिखा, फॉक्स आइड मैन, जो फिरौती लेने के वक्त देखा गया था, लेकिन उसकी आइडेंटिटी कभी कंफर्म नहीं हुई। गैंग के लेटर्स रुकते और फिर अचानक से आ जाते, जैसे वो पुलिस के साथ कोई खेल खेल रहे हों। 1985 में एक लास्ट लेटर आया जिसमें लिखा था, वी फॉरगिव ग्लिको, वी आर टायर्ड। इसके बाद कभी कोई लेटर नहीं आया, ना कोई अरेस्ट हुई और ना ही कोई गैंग का मेंबर आइडेंटिफाई हुआ। सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि ये केस हाईटेक जापान में हुआ, जहां डिसिप्लिन और लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रॉन्ग माना जाता है। फिर भी एक गैंग ने पूरे देश को डरा दिया और बिना ट्रेस के गायब हो गए। नंबर 4, 2 जनवरी 1935 की रात कैंसस सिटी यूएसए में होटल प्रेसिडेंट में एक आदमी आया। उसने रिसेप्शन पर अपना नाम रोलैंड टी ओवेन लिखवाया। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे रूम नंबर 1046 दिया। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने चेकिंग के वक्त बोला कि वो सिर्फ एक रात रुकेगा। रूम में जाते ही उसका बिहेवियर और स्ट्रेंज लगने लगा। हाउस कीपिंग ने बताया कि वो आदमी हमेशा लाइट्स ऑफ रखता था, कर्टन्स बंद और डोर पर डू नॉट डिस्टर्ब लिखा होता। कभी कभी रूम के अंदर से 2 लोगों की बातचीत सुनाई देती थी, जबकि ऑफिशियली वो अकेला रजिस्टर्ड गेस्ट था। अगले दिन जब मेड रूम साफ करने गई तो अंदर रोलैंड बेड पर डरा हुआ सा लेटा था। उसके बॉडी पर चोट के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पीटा हो। उसने बोला, मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई, और कोई कंप्लेंट नहीं की। फिर 4 जनवरी की सुबह होटल स्टाफ को रूम 1046 से एक अजीब कॉल आया। हैरान करने वाली बात यह थी कि जब स्टाफ रूम तक पहुंचा तो अंदर का सीन बिल्कुल अलग था। रोलैंड टी ओवेन बेड पर पड़ा हुआ था, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। उसके सर पर गहरी चोट, रोप मार्क्स जैसे निशान और बॉडी पर चाकू के घाव थे। रूम अंदर से लॉक्ड था, फर्नीचर अपनी जगह पर था। कोई क्लियर साइन नहीं मिला कि किसी ने जबरदस्ती एंट्री ली हो। ओवेन को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की वजह से मर गया। मरने से पहले भी उसने किसी का नाम नहीं लिया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब एक शॉकिंग डिटेल सामने आई। पता चला कि रोलैंड टी ओवेन नाम फेक था। उसकी रियल आइडेंटिटी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उसका एड्रेस भी गलत था। फैमिली का कोई ट्रेस नहीं मिला। फिर एक और ट्विस्ट आया। पुलिस को पता चला कि फोन कॉल्स होटल के अंदर से ही नहीं बल्कि किसी और जगह से भी आ रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि ओवेन के रूम में एक आदमी का आना जाना देखा गया था, लेकिन डिस्क्रिप्शंस कभी मैच नहीं हुई। महीनों बाद एक औरत आगे आई और बोली कि विक्टिम का नाम आर्टेमस ओगलट्री था, लेकिन ये भी कम्प्लीटली प्रूफ नहीं हो पाया। किलर का नाम, मोटिव और अटैक का एग्जैक्ट सीक्वेंस सब ब्लैंक रह गए। नंबर 5, बिहार के राजगीर पहाड़ियों के बीच सोन भंडार केव्स हैं। ये गुफाएं बहुत पुरानी मानी जाती हैं। गुफाओं को लेकर लोकल लोगों के बीच एक कहानी सदियों से चली आ रही है। कहानी के मुताबिक मगध के राजा बिम्बिसरा का खजाना यहीं कहीं छुपाया गया था। गुफाओं में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन एक स्टोन डोर जैसे स्ट्रक्चर पर जाता है। डोर बिल्कुल स्मूथ है, जैसे चट्टान को काट कर बनाया गया हो, लेकिन कभी खुलता नहीं। सबसे अजीब बात यह थी कि इस डोर के पास एक इंस्क्रिप्शन है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग आज तक क्लियर नहीं है। ब्रिटिश पीरियड में जब ये कहानी बहुत फेमस हुई तो अंग्रेजों ने सोचा कि शायद सच में अंदर खजाना हो। उन्होंने कैनन से फायरिंग करवाई, लेकिन चट्टान पर सिर्फ निशान पड़े, डोर नहीं टूटा। हैरान करने वाली बात यह है कि उसके बाद भी स्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट रहा। हिस्टोरियंस का कहना है कि ये केव्स मौर्यन या गुप्ता पीरियड की हो सकती हैं और डोर असल में एक फॉल्स डोर है, एक आर्किटेक्चरल एलिमेंट जो सिंबॉलिक हो, प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इतनी परफेक्ट कटिंग और सीलिंग किस टेक्निक से हुई। लोकल लोग आज भी मानते हैं कि खजाना अभी भी अंदर है, बस सही तरीका या सही व्यक्ति का इंतजार है। आज सोन भंडार केव एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जहां कोई एक्सकवेशन अलाउड नहीं है। नंबर 6,
1817 के आसपास वर्जीनिया यूएसए के जंगलों में थॉमस जे बेल नाम का एक आदमी घूम रहा था। उसने लिंचबर्ग के एक इन ओनर को एक आयरन बॉक्स दिया और बोला, अगर मैं 10 साल तक वापस नहीं आया तभी इसे खोलना। सबसे अजीब बात यह थी कि थॉमस फिर कभी वापस नहीं आया। सालों बाद जब बॉक्स खोला गया तो अंदर 3 कोडेड मैसेज मिले जिन्हें बाद में बेल साइफर्स कहा गया। कोड्स बिल्कुल रैंडम नंबर जैसे लग रहे थे। इन ओनर ने उन्हें समझने की कोशिश की लेकिन कुछ भी डिकोड नहीं हुआ। काफी टाइम बाद 1885 में ये कोड्स पब्लिकली पब्लिश किए गए। तब एक आदमी ने सेकंड साइफर को क्रैक कर लिया। उसने डिकोडिंग के लिए अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को की बनाया। हैरान करने वाली बात यह है कि मैसेज क्लियर हो गया। उसमें लिखा था कि वर्जीनिया में एक जगह पर बहुत बड़ा खजाना दबाया गया है जहां गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरीज हैं। साइफर 2 में खजाने का डिटेल था लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज एग्जैक्ट लोकेशन मिसिंग थी। वो लोकेशन थर्ड साइफर में थी लेकिन आज तक कोई भी उस थर्ड साइफर को क्रैक नहीं कर पाया। साइफर 1 भी अनसॉल्व्ड है जो बताता है कि खजाना कैसे डिस्कवर हुआ। इस बीच हजारों लोगों ने वर्जीनिया के फॉरेस्ट और हिल्स में खुदाई की, मेटल डिटेक्टर्स यूज किए, लैंड खरीदा लेकिन एक भी कंफर्म ट्रेजर कभी नहीं मिला। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये रियल ट्रेजर स्टोरी है क्योंकि एक साइफर जेन्युइनली डिकोड हुआ, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये 19th सेंचुरी का एलैबोरेट हॉक्स था, बस लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। नंबर 7, 1911 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके 2 साथी अंटार्कटिका गए थे लेकिन उनकी ये एक्सपीडिशन ऑलमोस्ट डेथ के एज पर पहुंच गई थी। ठंड और भूख इतनी ज्यादा थी कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उनके साथ एक अजीब घटना हुई। अर्नेस्ट और उनके साथी को स्ट्रांगली फील हुआ कि उनके साथ एक और इंसान चल रहा है, जैसे कोई अनसीन गाइड बिल्कुल उनके पास हो और साइलेंटली उन्हें सही रास्ता दिखा रहा हो। बाद में अर्नेस्ट ने अपनी डायरी और बुक साउथ में लिखा कि वो प्रेजेंस कंफर्टिंग थी, डरावनी नहीं। हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ अर्नेस्ट ही नहीं, उनके साथी भी सेम चीज फील कर रहे थे। कई सालों बाद इस फिनोमेनन को द थर्ड मैन फिनोमेनन नाम दिया गया। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक्सट्रीम सर्वाइवल सिचुएशंस में ह्यूमन ब्रेन एक प्रोटेक्टिव इल्यूजन क्रिएट करता है ताकि इंसान होप ना छोड़ दे। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये एक्सपीरियंसेस अलग अलग जगह और अलग अलग लोगों के साथ हुआ, जैसे माउंटेन्स, डेजर्ट और वॉर जोन में। आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि वो सिर्फ हेलुसिनेशन था या कोई अननोन साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। दोस्तों, कौन सी मिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी? कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।